अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब को आज बेल मिल गई और 24 अक्टूबर तक वो जमानत पर हैं। और जो फैसला है उसका आखिरी पैरा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। उसमें लिखा है कि सिंस द रिस्पोंडेंट, और इस केस में नैब था, हैज accorded its consent and decided not to contest the petition, let the petitioner appear before this court on 24/10/2023. Meanwhile, he shall not be arrested on his arrival in Pakistan until he surrenders before this court. And this issues with the consent of the learned Deputy Prosecutor General NAB headquarters. चीफ जस्टिस साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का ये फैसला। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज एक तराना भी रिलीज हो गया और मुश्किल से निकालो, इससे पहले जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो मियां नवाज शरीफ। और नून लीग ने यह तराना जारी कर दिया। मरियम नवाज साहिबा ने होस्ट किया, मरियम औरंगजेब साहिबा की तारीफ की और मियां शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आज़म हैं उन्होंने इसको एक लैंडमार्क तराना डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की आवाज़ है और ये जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब तरक्की का पहिया चलता छोड़कर गए थे वहीं से दोबारा उठाएंगे और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। नाजरीन, इस पर इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम थोड़ी सी गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे जहां पे आज पाकिस्तान की तरफ से इमदाद भी रवाना हो गई है। पहले प्रोग्राम के हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। मरियम नवाज साहिबा ने आज जो इस तकरीब में एक बात की छोटी सी, वो जरा सुन लें सर। आजी से मैं कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को पूरी दुनिया देखेगी कि नवाज शरीफ का एक अरूज, पाकिस्तान का एक और अरूज इंशाअल्लाह ताला हम देखने जा रहे हैं 21 अक्टूबर को। जी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए और अब दुनिया देखेगी कि वो 21 अक्टूबर को दोबारा जलवा अफरोज़ हो रहे हैं। एक तो पहले जो कहा ये गया है, आपकी ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था आज, वो तो सारी दुनिया ने पढ़ ली क्योंकि माशाल्लाह आपके बहुत सारे व्यूज़ हैं उसमें, वो कोई लोगों को दोबारा सुनाने की ज़रूरत या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत हेस्ट, मुझे वो याद आता है कि जब तक जीरो रिस्क नहीं होगा ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो फिर आज हमने देख लिया कि दिस वाज द रिस्क व्हिच हैज बीन रिमूव्ड। कहानी जब से पाकिस्तान बना है, जिन्ना साहब की वफात के बाद से लेकर आज तक एक ही चल रही है। इस मुल्क में स्क्रिप्ट एक ही है, किरदार बदलते रहते हैं। कभी एक मंजूर नज़र होता है तो कभी दूसरा मंजूर नज़र होता है और जो मंजूर नज़र नहीं रहता वो जिस तरह जिल्टेड लवर एक कहते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, कि वो फिर दीवानगी की कैफियत में चला जाता है और कहता है कि मुझसे नज़रें क्यों फेर ली। ये पाकिस्तान की तारीख है और इसमें पाकिस्तान की तारीख आप जिस लीडर का नाम उठा लें, पिछली जितनी दहाइयाँ आप देख लें, यही चल रहा है। आज अगर इमरान खान साहब मंजूर नज़र नहीं है तो वो सिर्फ इस चीज़ के इंतज़ार में कि खुदारा मुझे मौका तो दो, मैं जो गलतियां हुई मेरे से मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझे मौका तो दो, इनको क्यों लेके आ रहे हो। और वही मियां साहब के वोट को इज्जत दो का बयानिया, और कहां गया आज वो सारी गुफ्तगू। और जो उन्होंने थोड़ी बहुत एक गुफ्तगू की, उनके भाई साहब यहां से चले गए और जाकर उन्हें मना किया कि जनाब हुजूर बस खत्म कीजिए, मामलात खराब हो जाएंगे। तो अब सवाल यह पैदा होता है आपके, मेरे लिए और इस मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए कि क्या पाकिस्तान की किस्मत में यही रह गया कि इसी सियासत की छतरी में हमने अपना वक्त गुजारना है? कभी हम बदल भी सकेंगे? क्या ये जो सियासत है इसमें पाकिस्तान के मसाइल की सोल्यूशन मौजूद है? नहीं है। 75 साल से हम करते आ रहे हैं ना, नहीं निकली। आज अगर मियां साहब कहते हैं ये आपने तराने का जिक्र किया, सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना अभी, शाम को रात को सुनूंगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर मियां साहब ने सब कुछ आके करना है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ लुलाबी, सो अपने कहते हैं रात को सोने से पहले आप पता किसी जगह, मतलब क्योंकि वो तो साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो रूह को मतलब गरमाने वाला तराना था। देखिए, अब द पॉइंट इज 16 महीने पीडीएम की हुकूमत रही, मियां नवाज शरीफ साहब के भाई, सगे भाई शहबाज शरीफ साहब रहे वजीर आजम, सही, हिसाबदार साहब वजीर खजाना रहे। कौन सा मियां साहब के पास ऐसा फॉर्मूला है जो उन्होंने इनको नहीं बताया? और अगर नहीं बताया तो फिर अपने भाई के साथ भी ज्यादती की, उन्होंने छुपा के रखी बात, नहीं बताया भाई को कि इन 16 महीने के अंदर तुम मुल्क को कैसे ठीक कर सकते।
तो कोई ऐसी नई चीज नहीं, कोई एक मुझे टीम के अंदर अगर मियां साहब दोबारा बरसर इक़्तिदार आते हैं तो मुझे बताइए उनकी टीम के अंदर कोई एक नया आदमी भी होगा? ख्वाजा आसिफ साहब भी होंगे, एहसन इकबाल साहब भी होंगे, इसहाक डार साहब भी होंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी होंगे। तो ये सारी टीम तो हुकूमत में मौजूद थी। सही। अगर हमने इस मुल्क को वाकई तब्दील करना है तो हमें ये 75 साल वाली जो स्क्रिप्ट है ना, इसको अब मुल्क की खातिर हमें छोड़ना पड़ेगा, मुल्क की खातिर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 16 months मुस्तफा नवाज खोकर इज कन्विंस्ड कि दिस वुड हॉन्ट PMLN इन कमिंग इलेक्शंस। ऑफ कोर्स इस जो पिछले 16 महीने गुजरे उनके वो अंदर तो कहते हैं नैरेटिव ही बदल दिया। देखें जो अब खुशहाली आई है, जो पेट्रोल में कीमतों में कमी आई है, ये उन्हीं की पॉलिसीज का एक शाखसाना आज है। $92 पर बैरल चला गया वैसे। अच्छा दोबारा फिर चलो और डर जाएं लोग। और फिर गैस की प्राइसेस तो वो भी फिर मियां नवाज शरीफ साहब के आने पे बढ़ने जा रही हैं 100%। देखिए गुजारिश ये है कि कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए इस मुल्क के लोगों के बारे में, उनके मसाइल के बारे में। ये सियासी जमातें तो इसलिए होती हैं ना, अपने मंशूर लेकर आती हैं, प्रोग्राम देती हैं कि ये हमने रिफॉर्म्स करनी है, ये रिफॉर्म्स करके हम ये तब्दीली लेकर आएंगे। कोई इस मुल्क में कोई रिफॉर्म्स की आपने बात सुनी आज तक किसी भी सियासी जमात से? इतने रिफॉर्म्स इन लास्ट 31 years ऑफ प्रोफेशनल कैरियर एज जर्नलिस्ट, इतने रिफॉर्म्स सुने हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बजटरी रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, टेक्सटाइल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। कौन से अब नए रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स ये जो नहीं किए गए, आज उसी का तो हम नतीजा भुगत रहे हैं ना। अगर आप साल का 1000 अरब रुपया आप सिक यूनिट्स में फेंक रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में फेंक रहे हैं, तो किसी ने तो उसको रोकना है ना। पिछले 3 साल में कोई ऐसी जमात थी जो हुकूमत में नहीं रही? तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, JUI हुकूमत में रही, MQM हुकूमत में रही। नेम अ पार्टी इन पाकिस्तान वो हुकूमत में रही है पिछले 3 सालों में। उनके अपने मसाइल तो खत्म हो गए, क्या उन्होंने ये रिफॉर्म्स की? क्या ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया? क्या इस मुल्क की मईशत के लिए जो आपको सबसे पहले इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से जान छुड़ानी है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए? क्या उन्होंने अदालती निजाम के अंदर कोई रिफॉर्म्स की? अपने सिर्फ मसाइल और अपनी फाइलें ठीक करते रहे कि जिसका नाम ECL में था उसका नाम ECL से निकल जाए तो ताकि मैं मुल्क से बाहर जा सकूं, जिनके ऊपर केसेस थे तो उनको बेलें मिल जाए और अपने मुकदमा ठीक कर लें। अपने मसाइल तो वो खत्म करते रहे, अवाम के मसाइल बढ़ गए। तो ये और फिर सियासत देखें, जो चीजें सियासतदानों की भी करने वाली है, ये ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन क्या वो जो चीजें हमारी करने वाली है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो सबसे पहली सीढ़ी है डेमोक्रेसी, नर्सरी है कि जहां से आपकी मुतबादिल लीडरशिप निकलती है, नए लोग सामने आते हैं, उसके सामने MNA और MPA दीवार बनकर खड़े, नहीं इलेक्शंस होने देते, और अगर जहां पर इलेक्शंस होते भी हैं उसको इतना बेइख्तियार कर देते हैं उस निजाम को कि उसका कोई फायदा नहीं रहता। तो हम इसके पैरेलल हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी तो इलेक्शंस नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। बाहर के सारे भाषण आपके लिए आप जरूर सुनेंगे उनसे, लेकिन उनके अंदर के जो हालात है खुशामद पसंद है। बस एक सिलसिला चल रहा है, बस ठीक है चल रहा है जी, 30-40 सालों से वही लोग हैं। 1990 के दिहाई के अंदर जो वजारत उज़्मा के कैंडिडेट थे, सही, आज 35 साल गुजरने के बावजूद भी वही कैंडिडेट्स। तो बड़े माशाल्लाह सुलझे हुए बहुत बड़े लीडर्स हैं ना जी वो। अब मतलब कहां कैसे तरीके और फिर दुख इस चीज का है, कि फॉर मी पर्सनली कि एक 2006 के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, मियां साहब ने भी बहुत कुछ पीछे रखा, शेख बीबी ने भी बहुत कुछ पीछे रखा, और फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है ये सियासत की हम हदूद आपस में तय करते हैं, और उनके अंदर जो चीजें उन्होंने लिखी आज खुद ही वायलेट करके तो पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। अब इस निजाम है इंसाफ जो है, जिसने आज से 4 साल पहले उनको यहां से निकाला, जिस तरीके से निकाला वो भी ठीक नहीं था, और आज जिस तरीके से उनको एकदम से यकमुश्त उनको हर चीज की इजाजत मिल गई है, ये क्या हो रहा है? ये निजाम इंसाफ कौन सा निजाम इंसाफ है? बहुत आप माशाल्लाह खुद भी बैरिस्टर हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को। एतजाज़ एहसन साहब की भी गुफ्तगू हमने सुनी, उन्होंने भी 12 मरतबा कहा कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि मफरूर मुजरिम को इस किस्म का रिलीफ मिला। द ओनली रिलीफ ही कैन गेट इज आफ्टर सरेंडरिंग हिमसेल्फ टू द पुलिस एंड देन। अच्छा अब ये देखें ना, अब इसमें पिटीशन, अब एक ये ना कहिएगा, एक बहुत मशहूर डायलॉग है किसी फिल्म का, वो भी मैं पढ़ के सुना दूं पहले, फिर आप ये वो ना बोलिएगा। अब जो पिटीशन मियां नवाज शरीफ साहब की, जो ऑन बिहाफ ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब अता तारा ने लिखे दी, उसमें एक बड़ी खूबसूरत एक पैरा है, जरा उसमें लिखा है दैट
although the petitioner has not fully recovered yet, and he is not in ideal state of health yet, at this juncture, when the country is faced with worst ever crisis of economy and other fronts, the petitioner has decided to come back to homeland. अब ये ना कहिएगा कि रुलाएगा पगले क्या नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि ये उन्होंने इसलिए एक चीज छोड़ी कि खुदा ना खास्ता कहानी बदल गई। ये एक पैरा काफी नहीं था बेल मिलने के लिए कि जी इतने मतलब येट जी नॉट इन एन आइडियल हेल्थ। वो बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि वो अपना ये ग्राउंड जाया नहीं होने देना चाहते। अगर दोबारा से मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करनी हुई कि जनाब हम तो खुद पहले कह रहे थे कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो तो सिर्फ ये इलेक्शन के लिए आए थे, उनको वापस अचानक सेहत खराब हो गई है, वापस जाना पड़ा है, अगर यहां पर हालात बदल ये कहानी कौन सी बदल रही है? ये कहानी कौन सी? अगर उनका कोई एप्रीहेंशन होगी क्योंकि अच्छा, जो वैसे आज मैं कहीं कोई सुन रहा पता था, नहीं वो कह रहे थे कि जी बस वो इस जलसे के लिए आए हैं, उसके कुछ दिनों बाद मरियम साहिबा कहेंगी कि बाबा बस आपने जो है वो चेहरा दिखा दिया, पीएमएलएन उठ गई है, अब आप बेशक जाएं लंदन आराम करें, अब मैं संभालती हूं। देखिए मेरा जो इसके ऊपर कमेंट होगा वो ये है कि शहबाज साहब की सरबराही में वजीर आजम रहे, वो मुस्लिम लीग के सदर हैं इस वक्त, अगर वो कैंपेन को लीड करते हैं तो फिर कैंपेन करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो आज जो भी थोड़ी बहुत कैंपेन हो गया, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को सीनियर प्रेसिडेंट कह दिया। तो जो थोड़ी बहुत कैंपेन जो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उनका जो एतमाद थोड़ा सा अगर रिस्टोर होना है तो वो मियां साहब की मौजूदगी में होना है, उनके बगैर नहीं होना। लेकिन फिर भी हालात इतने बदल चुके हैं, इतने हालात बदल चुके हैं कि आई डोंट थिंक कि मियां साहब वुड बी एबल टू मेक एनी डिफरेंस। कहानी बदल भी सकती है, जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करें ना। ये मतलब आज मुस्तफा नवाज खोकर ब्रेकिंग खबर दे दे। नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं है। एक सियासतदानों की एप्रीहेंशन होती है ना। अब मियां साहब ने वहां पर जो गुफ्तगू की कि जो उन्होंने किरदारों का जिक्र किया, जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, साकिब निसार का, खोसा साहब का, और फिर एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो वो तो फिर जो अगले चीफ जस्टिस भी बनने वाले। अब अल्लाह पे छोड़ता हूं, वो तो उन्होंने नहीं कहा, उनके मुंह से आपने ये लफ्ज सुने? वो तो हमें इसाक डार साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि मियां साहब ने सब पता नहीं सामने मजमा देखें, सियासतदान मजमा देखें और फिर काबू में रह जाए। अच्छा, सियासतदान भी फिर उसके लिए तो वो नशा है, उसको देख के तो क्राउड को देख के तो सियासतदान ताकत पकड़ता है। तो उस वक्त वो क्राउड उन्होंने देखा, वहां पर लोग नारे लगा रहे हुए, तो क्या पता फिर मियां साहब दोबारा वो गुफ्तगू कर। एक बड़ा दिलचस्प सहाफी है, उसकी ट्वीट थी, उन्होंने कहा कि अगर इनकी जबान से मीनार पाकिस्तान पे ये जो चीजें आपने कही निकल गई तो अगली फ्लाइट वापस लंदन की है। लेकिन द पॉइंट इज, देखिए नैरेटिव, व्हाट डिड मुस्लिम लीग नून स्टैंड फॉर? वोट को इज्जत दो। एक वोट को इज्जत दो, और दूसरा एक परसेप्शन था कि यार ये जब भी हुकूमत में आते हैं तो अच्छी गवर्नेंस करते हैं। ये एक था, सही है, ठीक है। दोनों परसेप्शंस जो है वो इन 16 महीने की हुकूमत ने उड़ा के रख दी है। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे ना, तो मियां नवाज शरीफ साहब पुट अप विद एवरीथिंग। उन्होंने कौन सी ऐसी चीज के ऊपर कहा कि ये काम ठीक नहीं कर रहे? अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि ठीक है, हमने एक तो सुना कि रूहानी लोगों को मिलती हैं चीजें और वो चीजें देख भी लेते हैं, फ्यूचर भी देख लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एक 25 जुलाई को एक गुफ्तगू की थी छोटी सी, वो जरा सुन लें, क्योंकि आज का ये जो फैसला मैंने आपको पढ़ के सुनाया है ना, मुझे तो लगता है जैसे बस कुछ गैबी मदद भी, देखें अल्लाह के अच्छे बंदों को गैबी मदद भी मिलती है। क्या मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था जी 25 जुलाई को, ये जरा सुनवा दें और ऑडिबल रहे। नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, उनका मुल्क है, लेकिन मैं अब उनको जेल नहीं जाने दूं। क्यों? ये जेल नवाज शरीफ का मुकद्दर है। वो जेल में इमरान खान क्यों नहीं जाता? उनकी 24 घंटों के अंदर जमानत क्यों होती? ये अब मैं नहीं होने। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निजाम हमें मंजूर नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। और नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। क्यों मैं उनको कहूं कि आए और आप जेल चले जाएं? क्या जेलें उन्हीं के लिए रह गई? मुस्तफा नवाज खोकर साहब, आप सुन रहे हैं? देखिए, बात तो फिर वही आ गई ना कि इस मुल्क का निजाम इंसाफ क्या है। अच्छा, ये तो मैं समझा कि उन्होंने बाकायदा कोई नहीं, मतलब देखिए बात ये है कि ये निजाम इंसाफ जब डिक्टेट हो, इसको जब डिक्टेशन दी जाती है और जिस तरह के ये फैसले करता है, आज अगर कोई मंजूर नजर है तो उसके 100 गुनाह माफ है, और अगर नहीं है तो फिर अगर उसने कोई गुनाह भी नहीं किया तो आपको मुजरिम बना के कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। और निजाम इंसाफ, ये तमाम हमारी अदालतें ये उस जुर्म में शरीक होती हैं। जो फैसला इनको दिया जाता है वो फैसला होता है, ये इंडिपेंडेंटली। और ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो मिथ है कि अब ये मिथ हमें तो उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए, ये जिस तरह आज फैसला हुआ है। अब ये फैसला मियां साहब का जो पहले फैसला था, वो पहले वाला फैसला जिस तरह भोंडे तरीके से किया गया, उनको सजा दी गई, वो भी गलत था। आज वाला फैसला भी गलत है, कोई आपको नजीर नहीं मिलती। वो कहते हैं ना, एक मिसाल मौजूद है कि
हाथों से बांधी हुई जो गिरें हैं वो वो फिर दांतों से खोलनी पड़ती हैं। इस निजाम इंसाफ के ऊपर क्या एतमाद रह गया? मुझे आप बताइए, लाखों प्रिजनर्स हैं इस मुल्क में, इस वक्त पाकिस्तान में, किसी एक को ये फैसिलिटी हासिल है? अगर जेल के अंदर आज बीमार हो जाए, प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि एक मफरूर मुजरिम को जो है मिल सकती है बेल, तो फिर तो पता नहीं, अल्लाह बचाए मफरूर मुजरिम बनने से, लेकिन मतलब कि सबके लिए प्रेसिडेंट तो सेट हो गया, उनको मिलेगा ये फैसिलिटी और किसी को नहीं मिलेगी पाकिस्तान अगर में। प्रेसिडेंट और है ये तो प्रेसिडेंट भी फॉलो नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट भी फॉलो नहीं होगा अनलेस कि आप उतने ताकतवर ना हो। ये किसी आम आदमी को, आम प्रिजनर को पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये रिलीफ मिले। एक आम कैदी जो है वो जेल के अंदर मौजूद जो अस्पताल है उसमें नहीं जा सकता। कितने आपके ऐसे हेपेटाइटिस सी के मरीज जेलों में पड़े हुए हैं, आपके जिनकी किडनीज फेल हो चुकी हैं, जिनको और इलाज की जरूरत है, किसी को ये रिलीफ मिलेगा? कभी भी नहीं। अब इसमें आप यकीनन जुडिशरी के ऊपर बातें होंगी, जब फैसले आ जाते हैं उसके ऊपर तनकीद भी होती है, और आपको बिल्कुल राइट है। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो मेन मतलब जिनको आप कहेंगे कि बेसिकली जो रिस्पोंडेंट हैं इसमें, उन्होंने कहा है कि जी लर्नेड डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हेडक्वार्टर्स, उन्होंने कहा कि व्हेन confronted as to the instructions, again reiterated the stance of NAB and submitted that he has been instructed by learned prosecutor general NAB to state that the prosecution agency has no objection for the grant of relief to the petitioner in the instant petition by way of protection from the arrest in the appeal/case in hand criminal appeal number flan 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 reference number flan flan flan। तो इसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है? नैब ने जब नहीं इतनी रॉकेट साइंस, गोटियां सेट हो गई हैं, गोटियां सेट हो गई हैं, तो नैब ने वहां पर आकर कह दिया जी हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, नैब यही तो नैब के वकील थे, यही जो साहब वहां पर पेश हुए, ये वही वकील थे आज से 6 महीने पहले के इनके आर्गुमेंट सुन ले, आज से साल पहले के इनके आर्गुमेंट सुन ले। अब मामला ठीक है, डील हो चुकी है, तो बस ठीक है, नैब ने कह दिया कि नहीं हमें तो कोई एतराज नहीं है। अभी यही नैब किसी और केस के अंदर जाके ये बयान दे ना, नहीं देंगे। तो नैब कौन सी ऐसी होली काओ है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। मरियम नवाज साहिबा 25 जुलाई 2022 को फरमा रही है, इसका मतलब है कि चीजें बिल्डअप करना शुरू कर दी गई होंगी उस वक्त। मतलब ग्राउंड सेट करना होता है ना, क्योंकि हमने देखा कि 9 अप्रैल 2022 से लेके 9 अगस्त 2023 तक तो मियां साहब नहीं आए। देखे ना, इमरान खान साहब की भाई इमरान खान साहब को हुकूमत से रुखसत करने के बाद तो फिर हर चीज तो तय हो चुकी थी, ये तो सिर्फ वक्त का इंतजार था। इमरान खान साहब ने अपने लिए जो मुश्किलात पैदा की सो की, लेकिन इनका जो अपना किरदार रहा, जो पीडीएम के अंदर शामिल जमातें थी, इक्तदार का एक हिस्सा, और वो भी नहीं कि मुकम्मल इक्तदार के लिए भी नहीं, एक इक्तदार के टुकड़े के लिए ये सारी सियासत हो रही है। आपने अभी जो ट्वीट, जिसका ट्वीट में ही आपने जिक्र किया कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, वो भी गलत, मतलब पनामा से अकामा वाला वो ठीक है, लेकिन उस दौरान एक और फैसला भी आया ना कि जो भी जिसकी भी नजीर नहीं मिलती कि उनको बीमारी के लिए जाने दिया। एक भाई जो कि बाद में वजीर आजम भी बना, उसने एफिडेविट दिया था, उनको 4.25 साल किसी ने नहीं पूछा। जब नहीं तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि हर चीज डील सेट हो चुकी है, गोटियां सेट है। नहीं, उस अरसे में भी सेट हुई हुई थी डील्स, मतलब जिस अरसे में वो नहीं आए 8 हफ्तों बाद वापस, जब वो मैंडेटरी था 8 हफ्तों बाद इलाज के बाद आना। देखें तो ना उनके भाई एफिडेविट आज मेरे मुचलके आपने जमा कराए और मैं मुझे ये गायब हो जाऊं, आपको छोड़ेगी पुलिस? मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि कोई कैदी जो जेल के अंदर हो, सजा याफ्ता हो, उसको ये रिलीफ दिया जाए कि नहीं आप बाहर के मुल्क चले जाएं और इलाज कराएं? वो सिर्फ इसलिए था कि 8 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। भेजने वालों को भी पता था कि नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन वो सुना ये था कि वो डील भी हाफ मटीरियलाइज हुई थी, हाफ रह गई थी। सबसे देखें उस वक्त के जो पॉलिटिकल हालात थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो एक लॉन्ग मार्च हो रहा था। सही, मौलाना फजलुर रहमान साहब निकले हुए थे लॉन्ग मार्च, पब्लिक लेके आ रहे थे इस्लामाबाद। जब लाहौर वो पहुंचे, लाहौर शहबाज साहब साइड मार गए। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और महमूद खान अचकजई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब सीख पाते कि जनाब ये शहबाज साहब क्या कर रहे हैं। फिर फेस सेविंग के लिए इस्लामाबाद जब पहुंचे तो उनका एक बंदा कंटेनर पे आया था, और जो मुझे याद था। जी हाँ। तो प्रेशर क्रिएट करके आपने अब बीच में डील स्ट्राइक की और मियां साहब को लेके बाहर चले गए। अच्छा, इट्स सो ऑब्वियस।
तो वो फिर लेकिन फिर उसके बाद उस वक्त के चेयरमैन, मतलब अब के चेयरमैन पीटीआई, उस वक्त के वजीर आजम, जो डील का बकिया हिस्सा था वो उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। ये तो फिर खैर माइनर डिटेल, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मरियम नवाज साहिबा ने भी जाना था, मतलब जो इतला थी। बात ये है कि हम कब तक ये चीजें करते रहेंगे? ये पाकिस्तान की सियासत इसी तरह ही रहेगी कि आज आपने फलाने को डील दे दी, कल फलाने को डील दे दी, फलाने ने डील ले ली, फलाने ने डील के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इसने कुछ पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी लेकर आई है ये सियासत, ये निजाम? बिल्कुल नहीं। और सियासतदान, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, सियासतदान भी कब सीखेंगे? आज खुश हैं कि इमरान खान साहब जेल में और पूरी उनकी पार्टी की तबाही निकाली जा रही है, सब तालियां बजा रहे हैं, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इसी चीज से तो खुद गुजरे चंद साल पहले, और खुदा ना खास्ता क्या पता फिर बाद में दोबारा गुजरना पड़े पाकिस्तान में कोई मुकाफात अमल है। बिल्कुल। और जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा लेवल प्लेइंग फील्ड, तो अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए इंश्योर होगी? लेवल प्लेइंग फील्ड 21 अक्टूबर के बाद इख्तियार जमीर भाई इस मुल्क के अवाम का है, ये इख्तियार उन्हीं को एक्सरसाइज करने दें। आपकी नेबरहुड में एक्सरसाइज हो रहा है ना, ठीक चल रहा है वहां पे निजाम। अवाम अपना इख्तियार हासिल करने के लिए निकल भी तो नहीं रही ना, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड किस वक्त मांगेगी आके? अवाम के पास जो सबसे बड़ा इख्तियार है वोट का, आप क्यों समझते हैं कि वो ठीक फैसला नहीं कर सकते? चले नहीं, वो फैसला बिल्कुल ठीक करेंगे। जो एक ठेले वाला है, जो रेडी लगाता है, दुकानदार है, ताजिर है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो बेहतरीन फैसला करेंगे। आप उन्हें फैसला करने तो दें। आपने तो कभी उनके फैसले के ऊपर एतबार ही नहीं किया। उनको फैसला करने दें, और जो वो फैसला करते हैं उसको मनवान कबूल करें। मुल्क इसी तरह चलेगा, इसके अलावा मुल्क नहीं चलेगा। आज इसके साथ बैलेट बॉक्स, सिर्फ बैलेट बॉक्स, तो सिर्फ बैलेट बॉक्स, मतलब इट डजंट हैव टू बी फ्री फेयर, इट हैज टू बी फ्री एंड फेयर। इट हैज टू बी फ्री एंड फेयर। बात मुकम्मल करें ना कि इफ इट इज फ्री एंड फेयर देन बैलेट बॉक्स वुड डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स, अगर नहीं करेंगे तो मैं सही समझता हूं कि जितनी हमारी पोलराइजेशन इस वक्त हो चुकी है, जितने लोग आपस में एक दूसरे से हम नफरतें पैदा कर चुके हैं, ये आने वाला जो इलेक्शन है, इसके खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं तो एक सानिया देख रहा हूं। अल्लाह रहम करे इस पर भी। जब आप लोगों का मैंडेट जो है, देखें, एक किताब मेरी नजर से गुजरी, हाउ सिविल वॉर स्टार्ट, कि खाना जंगी शुरू कैसे होती है। और जिन ममालिक में भी खाना जंगी हुई ना, उनमें जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो इलेक्शन था। हमारी अपनी तारीख में 1970 का इलेक्शन था ना, जिसने मुल्क को दो हिस्से में कर दिया। हमारी तो तारीख है, हम उस तजर्बे से गुजरे हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि आप लोगों की जो विल है उसको, इंसान सोचता है कि यार हमारा तो एक बुरा तजर्बा हो चुका है, हमने तो इस तरह की कोई चीज उसके करीब भी नहीं फटकना। लेकिन चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे सॉरी माजरत से, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद नाज़रीन जरा मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है कुछ बातें की थी कि एक शख्स के कहने पर यह हो रहा है, और दूसरा फिर उन्होंने जो और भी बातें की थी वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि 16 महीने जो उन्होंने कहा कि जी उनको अंदाज़ा थोड़ा सा लेट हुआ कि शायद लंदन से बैठ के हुकूमत नहीं चल सकती थी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेट टॉक करते हैं, हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की थी कि एक शख्स, क्या कह रहे थे जरा सुन लें। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। ये पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि हमने एक और भी बात सुनी थी कुछ अर्सा पहले कि जी इलेक्शन डेट तब आएगी जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उसके बाद इलेक्शन डेट आएगी। जमीर तो वो पीछे लंदन में से भी मतलब स्ट्रिंग्स वर बीइंग पुल्ड। एक अच्छा ताल्लुक मेरा रहा है, तो मैं बड़ा, जब भी पीपल्स पार्टी के बारे में गुफ्तगू होती है तो मैं बड़ा केयरफुल हो जाता हूँ यार कि अल्फाज ठीक रहे, ऐसे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल जाए। एक ताल्लुक रहा है, बुरा लगता है, इखलाकन अच्छी बात नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा कि पंजाब के अंदर इलेक्शंस डिले हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए, 90 रोज की आइन की वाज़ेह शिक है। और ये दुख इस चीज से का होता है कि ये पीपल्स पार्टी के लिए ये गुफ्तगू बहुत अहम होती थी, और वो अब उसकी अहमियत नहीं रही। बलूचिस्तान में आपने मिलकर हुकूमत गिराई, उस वक्त मैंने इसका बमला इजहार भी किया, टीवी चैनल्स में बैठ के किया कि हमने गलत किया।
गलत किया वहां पर। उसके नतीजे में जो सारा कुछ मामला चलता रहा, मियां साहब की हुकूमत भी डिस्टेबलाइज कर दी, हमने गलत रोल प्ले किया था पीपल्स पार्टी ने उसमें। 90 रोज के वाज़ेह शिक है आइन की, आपने खुद हुकूमत में मौजूद थे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होने दिए। सही। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पीपल्स पार्टी इस जुर्म में शरीक थी इलेक्शंस को डिले करने की, कि वहां पर आपने मर्दमशुमारी को आपने नोटिफाई किया, ये जानते हुए कि इस मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने के नतीजे में इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। और फिर यह भी कि उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 2 जो वजीर आला थे वो अनइलेक्टेड बैठे थे, फिर भी मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया। सही नहीं होना चाहिए था। रजा रबानी साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, एहतजाज करते रहे, उन्होंने भी बात की थी। सही। तो अब इतना कुछ करने के बाद, और फिर बिलावल साहब की अपनी आखिरी तकरीर आप उठाकर देख लें जो उन्होंने कौमी असेंबली में की। उस तकरीर में भी उन्होंने अपने वालिद से शिकवा किया और मियां साहब से शिकवा किया कि मरियम और मेरे लिए आप क्या किया, अदावत की सियासत छोड़ के जा रहे हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अपने आप को डिस्टेंस करना, लोग तो देख रहे हैं, लोग तो हम हर चीज के ऊपर लोग नजर रखते हैं, अंडर एस्टिमेट लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अब वो अगर कह रहे हैं कि एक शख्स के ऊपर था, तो जब उस वक्त आपके पास इख्तियार था तो उस वक्त आपको, और फिर दूसरा जो एक्सपेक्टेशन पंजाब और केपी के इलेक्शंस के वाले, अच्छा फिर एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी नहीं पूरी हुई ना। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग आपको ज्वाइन करेंगे, वहां पर परवेज खटक साहब आ गए। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जनूबी पंजाब में लोग आपको ज्वाइन करेंगे, वहां पर इस्तेकाम पार्टी आ गई। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि बाप के लोग आपके अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे, उनकी पोस्टिंग पीपल्स पार्टी में कर दी जाएगी, वो पीएमएलएन में चले गए, तो अब आप भी खफा हो गए। तो मैं जो सारी में खुलासा ये है ज़मीर भाई कि ये सिर्फ चंद हिस्सों के लिए सारे सियासतदान जो है वो लड़ रहे होते हैं हर वक्त। वैसे इंटरेस्टिंगली yesterday बिलावल भुट्टो also said कि we want to depart from the politics of vengeance, इंतकाम वाली सियासत नहीं करना चाहते। वही जो उन्होंने आखिरी तकरीर की थी, ये खासा रहा है पीपल्स पार्टी का। देखें 2008 से 2013 तक एक भी मुल्क में सियासी कैदी नहीं था। वो लोग जिन्होंने आसिफ जरदारी के ऊपर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये खासा तो था पीपल्स पार्टी का। सही। और फिर इसी बुनियाद पर तो वो बिलावल भुट्टो वांट्स टू कैरी ऑन दैट लेगेसी। नहीं वो तो, और क्यों नहीं होनी चाहिए, हमें इंतकाम की सियासत से तो बाहर निकलना है। लेकिन जब 16 महीने हुकूमत में थे तो उस वक्त जो हो रहा था तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, हमारे कॉलीग्स हैं, ठीक है, हमारे सियासी मुखालिफ हैं, पर सियासी दुश्मन तो नहीं है। सियासी मुखालफत में और सियासी दुश्मनी में तो फर्क है। और इसमें इमरान खान साहब का कसूर है कि उन्होंने मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील किया। इमरान खान साहब का कसूर है। लेकिन जब आप अपनी तारीख देखें, अपना आप स्टांस देखें, और उसके बाद जब उनके साथ कोई गलत चीज हो रही हो, तो कम से कम एटलीस्ट आवाज तो उठानी चाहिए थी। तो उस वक्त नहीं उठाई, और जिसने थोड़ी बहुत बात की, आपने उसको दरवाजा खोला और उसको कहा कि चले जाओ। अच्छा, वैसे ये जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सकी पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, तो पहले 4-5 महीने पहले तक पंजाब में तो बड़े एक्टिव थे। लग रहा था कि जी साउथ पंजाब के तो मतलब क्लेम्स आना शुरू हो गए थे कि जी इतनी सीटें 44-45 में से इतनी मिल जाएंगी और अगली हुकूमत भी। वैसे एक क्लेम 2008 से 13 की हुकूमत में हमारे मरहूम दोस्त उस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी थे पीपल्स पार्टी के, उनका इंतकाल हो गया, वो बताते होते थे कि जब हम जाते थे जरदारी साहब के पास और कहते थे कि जनाब ये देखें हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे अपने वजीर आजम पंजाब में हमें हमारे ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं पीएमएलएन के लोगों को, और गिलानी साहब के हवाले से। तो वो जरदारी साहब की शायद आदत है, मुझे तो नहीं मालूम, कि वो हल्का सा पैट करते हैं मुंह पे और फिर कहते हैं कि फिक्र मत करो, 2013 से 18 पंजाब में तुम्हें दूंगा। और फिर हमने देखा कि वो पंजाब की जो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। लेकिन एक चीज और जो बात की बिलावल भुट्टो साहब ने कि पिछले 16 महीनों की, ये भी वो लड़ाई वाली बात तो नहीं मैं करूंगा कि वो आखिरी मुक्का जब याद, मतलब वो नहीं, लेकिन सुनवा दें जी जरा। 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है, तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। लंदन से नहीं चलाया जा सकता। हम 2006 से देख रहे हैं लंदन प्लान, फिर दोबारा लंदन प्लान, फिर दोबारा लंदन प्लान, और फिर अब इस दफा भी लंदन प्लान। चलाया नहीं जा सकता, लेकिन प्लानिंग वहां से होती है। देखिए, अब ये हमारी सियासत की रियलिटीज हैं जिनको अब तब्दील होना चाहिए। ये जब तक तब्दील नहीं होंगी मुल्क कहीं नहीं जाएगा। 50 से 60 इलेक्टेबल आपके पास आ गया तो आप अच्छी नशिस्तें ले लेंगे,
और फिर शायद उसके बाद हुकूमत में आपका हिस्सा मिल जाए। वैसे अब इस चीज को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह का दौर चल रहा है उसमें किस तरह कोई पॉसिबल होगा कि अगर आप उसके दोस्त हैं, ताल्लुक वाले हैं, तो आप जीत देखिए ना 2018 के अंदर हमारे सामने ये हुआ, जनूबी पंजाब महाज बना के नहीं बना, सही, ठीक, और फिर बाद में उसको इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ मिला दिया गया। अभी इस्तेहकाम का क्या मकसद है? यही मकसद है ना। तो लोग तो देख रहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम कब तक इस सियासत के साथ कंटिन्यू करेंगे। 25 करोड़ लोग हैं, उनकी जिंदगी है, ना कोई तालीम के ऊपर हमारी तवज्जो है, ना कोई सेहत के ऊपर तवज्जो है, ना इस मुल्क के अंदर खुशहाली लाने पे तवज्जो है, ना हमारी लोग जो है ह्यूमन कैपिटल हमारा देखे कि हर चीज, अब जिस चीज को जहन में आपकी आएगी खराब से खराब तर होती जा रही है। इनको ठीक भी तो करना है ना कभी, कि सियासत सिर्फ आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है। नहीं तो पावर मिलेगी तो कुछ चीजों को ठीक कर सकेंगे ना। उनका तो पिछले 3 साल में तो हर जमात हुकूमत में रही ना, मैंने तो आपको पहले कहा, बता दीजिए। वो तो फिर डार साहब तो फरमा रहे थे कहीं पे कि जी मैं तो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। What was that? आप भी जानते हैं, मैशत पे आप भी गहरी नजर रखते हैं कि उन्होंने जो IMF को साथ उन्होंने जो प्रोग्राम को डिले किया, उनका कि आई डोंट केयर, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, नहीं हम ये चीजें नहीं करेंगे, और फिर आखिर में वही करनी पड़ी। प्रोग्राम को आपने जितना डिले किया, आपकी मैशत को बेड़ा गर्क निकल गया। तो आप अब जो, लेकिन उस सारी चीजों को ठीक करने के लिए भी तो कुछ करना है। अभी तो जो चीजें ठीक हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं, बिल्कुल। मतलब देखे ना, मतलब कुछ सिर्फ और सिर्फ जिसको आप कहते हैं जो गवर्नेंस के इश्यूज थे बेसिकली। सबसे बड़ी चीज आज तक हमें पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन भी होना है या नहीं होना। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी तक कोई आप वैसे आज से मोहम्मद मालिक माशाल्लाह मतलब मेरे से बड़े हैं, बहुत चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने परसों अपने प्रोग्राम में कहा कि अब उनको कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन नहीं है, अब इलेक्शन हैं, और आफ्टर ऑल दिस वो जो आ गया। और मैंने उनसे कहा कि मतलब इतनी श्योरिटी कहाँ से? तो उन्होंने कहा बस देख लो। और तो आप कह रहे हैं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। देखे ना, इस वजह से क्लैरिटी नहीं है, और लोग ये ख्याल इस वजह से कर रहे हैं कि इलेक्शंस अब हो जाएंगे कि कहीं से हमें पैसे नहीं मिले। अगर पैसे मिल जाते तो फिर हम कैन को जरा थोड़ा और फर्दर किक डाउन कर देते। अच्छा, वैसे लेकिन आपने जिस तरह आपने कहा पैसों की, तो उन्होंने कहा कि मतलब किसी कहीं पे चलती रहती है गुफ्तगू इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, जिस तरह कहते हैं मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि आज की र्यूमर और गॉसिप जो है दैट इज एक्चुअली प्रीएम्बल टू समथिंग व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। तो वहां पे ये बात हो रही है कि जी IMF के साथ इतना सा इशू है कि इफ दे एग्री कि जी थर्ड लास्ट ट्रांच भी, वैसे ये दिस इज नॉट माय पॉलिसी, क्योंकि हमारे मतलब वो इस तरह नहीं है कि अगर IMF मान जाती है कि लास्ट ट्रांच भी केयर टेकर सेटअप को दे दे तो फिर देयर इज नो इशू। मतलब सेनेट इनकम्प्लीट है, नो वरीज, आइन है, मतलब नो वरीज। तो ये मतलब जमीर भाई डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था ना, था। $3 अरब हमें मिले, मार्च तक मिले ना, मार्च के बाद क्या है? नहीं, IMF का प्रोग्राम अगर IMF का प्रोग्राम करता है और फिर वो कंटिन्यू इस सूरत में करेगा कि अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी जो बैठ के बड़ा प्रोग्राम नेगोशिएट करेगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे था, पाकिस्तान को कम से कम $10 अरब के प्रोग्राम की जरूरत है। फिर तो इलेक्शन होंगे ही होंगे। देखिए ना, तो यही तो बात है। तो फिर क्लैरिटी, अगर पैसे जो है नहीं मिल रहे थे, नीयत तो नहीं थी ना कराने की। अच्छा, नीयत तो नहीं थी, अब पैसे नहीं मिले तो करा देते हैं इलेक्शन। ये हुआ है सारा। मेरा तो ख्याल है कि अगर मिल गए तो नहीं करेंगे। आपका ख्याल है कि नहीं मिलते तो ना कराते। चलें, बिल्कुल ठीक है। अब नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर पैसे मिल जाते तो फिर इलेक्शन नहीं होने थे, फिर इलेक्शन और फर्दर आगे चले जाते। नहीं तो अब तो मिल रहे हैं ना पैसे, कम से कम $3 बिलियन तो मिल रहा है ना अब IMF के साथ। उन्होंने लास्ट ट्रांच की शर्त ये रखी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को देना है। एग्जैक्टली। बाकी जो जिस जगहों पे नजरें लगाई हुई थी कि सऊदी अरब से आ जाएंगे, UAE से आ जाएंगे, हम ये चीज बेच देंगे, वो चीज बिक जाएगी, कुछ आए? अभी जोर तो बहुत लगा रहे हैं मेरा, अल्लाह चाइना से भी अल्लाह कामयाब करे। और SIFC मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो कि बड़ी अच्छी तरफ चल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन भी बड़ा जोर शोर से जो है उसको परसू किया जा रहा है। अब थोड़ा सा अगले रोज मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जी ये मतलब आप खिदमत खल्क में लगे हुए हैं, मुफाहमत, कभी उधर मुफाहमत, कभी इधर मुफाहमत, तो खुद का इरादा क्या है, किस पार्टी में जाएंगे? तो मैंने फिर जिक्र किया, मैंने कहा जी एक पार्टी जो है अभी तक री इमर्जिंग थॉट है पाकिस्तान की, वो मतलब इट्स अ फोरम बट नॉट ए पार्टी येट।
तो कहते हैं भाई यही तो इंतज़ार है मेरा। उन्होंने कहा कि मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब से भी पूछा कि भाई क्या प्लान है। तो एक तो IPP के बड़े सीनियर एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि काश आप लोगों का जो एक किस्म का जो प्लान था अगर वो पहले सामने आता तो वो शायद IPP ज्वाइन ना करते। नाउ कमिंग बैक टू द थ्री मस्केटियर्स मैवरिक्स आर दे स्टिल टुगेदर? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब के मुताल्लिक इत्तलात हैं कि मतलब वो ही इज मेंडिंग हिज फेंसेस विद। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने सियासत के अंदर जो चीज़ें गैर अहम हो गई हैं, हमारा ख्याल ये था कि ये गुफ्तगू जो अब मैटर नहीं करती और आज भी सियासत में मैटर नहीं कर रही, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं अल्टीमेटली हमने इनको ठीक कैसे करना है, प्रॉब्लम्स का सबको पता है, सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस के ऊपर भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये एक आपकी मेन स्ट्रीम में ये बहस तो शुरू हो। अवाम आप लोगों को सीरियस लेती है तो अब लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखिए हमारे मुल्क के अंदर जिस नहज पे हमने पहुंचा दिया इस 75 साल में, अगर हमने बहुत जल्दी वो रिफॉर्म्स ना की तो विल पे द कॉस्ट। No, so you three persons will structure a reform agenda and give it to some elected government? हम ये कोई अक्ले कुल तो होने का तो नहीं, मैं नहीं क्लेम करते ही नहीं। सही, बहुत से लोगों को सुना, बहुत से लोगों की बातें सुनी, इकोनॉमिस्ट्स की सुनी, जो एजुकेशन के मामले में एजुकेशनिस्ट्स हैं उनकी बातें सुनी, पॉपुलेशन के ऊपर जिनकी नजर है उनकी बातें सुनी, जिनकी सियासत के ऊपर नजर है उनकी बातें सुनी, वुकला की बातें सुनी। हल मौजूद है, सिर्फ आपको विल चाहिए कि उनको आप इंप्लीमेंट करें, और पॉलिटिकल पार्टीज उसको इंप्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसी वजह से हमने सोचा कि यार अगर इनके लिए गुफ्तगू अहमियत ही नहीं रखती तो फिर एक ख्याल है, एक सोच है कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया जाए, सही, लोगों से मुशावरत की जाए, और मुशावरत की, और उसमें अब दो राय हैं। एक राय ये है कि इलेक्शनों के बाद पार्टी बनाई जाए, और एक राय ये है कि इलेक्शनों से पहले बनाई जाए। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, ये पहले शायद हमारे सामने नहीं आया कि दो राय हैं इन तीन मैवरिक और द थ्री मस्केटियर्स के सामने कि नई पार्टी बनाई जाए। सवाल ये है कि और भी प्रोग्राम था, 3 इडियट्स वाला भी था। नहीं, आई वोंट डेयर टू गो इनटू दैट। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मुस्तफा नवाज खोकर से मजीद गुफ्तगू करेंगे कि एक्चुअली अब अगर कोई फार्मूला हो सकता है तो वो क्या हो सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा नवाज खोकर साहब, एक तो चले उस पर चलते हैं, तो इसमें कुछ और मुफाहमत की भी बात है, जिस तरह बिलावल साहब ने बात की, मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव हो गए, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के लोग जाके PTI के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो लगता है कि कुछ एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि मुफाहमत की जरूरत तो है मुल्क को। जितने हम आपस में दूर जा चुके हैं, जितनी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, इंस्टीट्यूशंस पोलराइज हो चुके हैं, मुफाहमत की जरूरत तो है। और मुफाहमत अगर सियासतदान इलेक्शन से पहले कर लें, आपस में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें कि यार कि ठीक है हम एक दूसरे के मुखालिफ ज़रूर हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा लचक जो दिखानी पड़ेगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो उनकी एक तारीख है, उसमें उन्होंने लचक दिखाई भी और शायद दिखाने के लिए तैयार भी हो, लेकिन इमरान खान साहब क्या वो लचक दिखाएंगे? उन्होंने माजी में तो ऐसी बिल्कुल लचक नहीं दिखाई। आखिरी वक्त तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। बट कहीं से यह भी कहा जा रहा है कि मुफाहमत यस विद रेस्ट ऑफ द PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान आपस में इनके साथ हो सकती है, लेकिन माइनस PTI से नहीं। जब इलेक्शंस की एक सूरत हाल बन जाती है, माहौल बन जाता है, तो फिर उसमें तो वैसी मुफाहमत की बात जो है वो जरा पीछे चली जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ पोजीशंस ले रही होती है, टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, फिर और हाई होता है। तो इस पीरियड में तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, कैंपेन शुरू हो गई, तो फिर तो ऐसी कोई बात नहीं होनी। उससे पहले सियासतदानों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, और मियां नवाज शरीफ साहब, उनका आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन फ्रैंकली अब इमरान खान साहब जेल में है, पता नहीं उनकी सोच के अंदर कोई तब्दीली आई है नहीं आई है। अगर उनकी सोच में नहीं तब्दीली आई तो व्हाट कैन वी से? नहीं, बट मतलब जरदारी साहब का भी एक पॉइंट
ऑफ व्यू नहीं, है अगला ऐसा। फरीक बात अच्छा, करने एक के लिए चीज तैयार ना हो। और भी कह रहे थे कि जी वो चोर डाकू मतलब से हटे ही ना, तो फिर क्या करें? कि बाकी सब चीजें छोड़ें, ठीक है, लेकिन एक चीज पे एग्रीमेंट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, जबरदस्ती करवाया भी जाएगा, एंड दैट वुड बी अ डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमी। एक ऐसा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर सबको मुत्तफिक होना पड़ेगा, उसके बाद इंतखाबात हों। वो क्या है, मतलब इस किस्म की बातें भी सुन रहे हैं। ये बातें चलती रहती है। मैं तो समझता हूं कि खैर पॉलिटिकल पार्टीज, Charter of economy आपको मतलब। पता है कि अब मुस्लिम लीग नून एक राइट ऑफ द सेंटर सोच रखने वाली जमात है, और इकोनॉमिक फिलॉसफी भी उनकी उसी तरह रिफ्लेक्ट होती है। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ द सेंटर, और फिर उनकी इकोनॉमी के बारे में जो फिलॉसफी है वो भी उसको फॉलो। किस तरह चार्टर और दोनों आपस में अपोज्ड है। कुछ चीजों पे आपको एग्री करना पड़ेगा, जिस तरह आपको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की उससे जान छुड़ानी है, उसके ऊपर आपको एग्री करना पड़ेगा। शायद अपनी एक्सपेंसेस की कोई गारंटीज जो भी होंगी, सॉवरेन गारंटीज, तो ऑलरेडी एक मैकेनिज्म मौजूद है। लेकिन कुछ चीजें आपको, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एक हो गया, फिर उसके बाद कि आप अगर कोई फरीक इनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे, आप यूनियंस के साथ मिलकर सड़कों पे नहीं निकल आएंगे, तो आपको एक स्पेस देनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा जो हमने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं, हमने अपने जो खर्चे हैं वो कम करने हैं, उसके ऊपर हम सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और the other day we were listening to pension reforms, जो एक बहुत बड़ा सवाल है एक आवाम के लिए। बहुत चीजें हैं, और अगर हम ये नहीं करेंगे, और ये अल्टीमेटली आपको IMF के प्रेशर में ये चीजें करनी पड़ेंगी, आपको टैक्स रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसके ऊपर आपको टैक्सेशन करनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं हो सकता माजर से ये सारे हम लोग नहीं, लेकिन बात देखे ना जमीन भाई, यार ये तो नहीं, आपको क्यों कन्विंस है कि करनी पड़ेंगी या कर लेंगे हम? इसलिए कि मुल्क डूब रहा है। तो पहले भी हम इसी तरह वर्ड नहीं, पहले उस पे आते थे, आपके रीजन में वॉर चल रही थी, आपको पैसे मिल जाते थे। पहले तो आपको जरूरत ही नहीं थी कुछ करने के लिए, डॉलर्स आ जाते थे। IMF को अमेरिका कहता था, हमें अमेरिका को हमारी जरूरत थी, आपको पैसे मिल जाते थे। अब तो कुछ दुकान तो बंद हो गई ना, अब अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि जो सैलरीड तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो ज़राअत से ज्यादा टैक्स दे और वो ताजरों से भी ज्यादा टैक्स दे। अरे भाई, जब ताजरों के ऊपर टैक्स लगाने की बारी आई, मिफ्ता साहब ने बात की कि जी कि इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, तो मरियम साहिबा की ट्वीट आ गई कि नहीं मिफ्ता भाई प्लीज लुक इनटू दिस। सही। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगने की बात आए तो सारे भाग जाते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो सिर्फ तो बात यह कि अब ये जो चीजें करने की हैं, आपने सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो तनख्वाहदार तबका है उसको बस छुरी फेर देते हैं उसके ऊपर हर वक्त। अच्छा चलें, क्योंकि अब बड़ा इवेंट जो है वो 21 अक्टूबर है। मियां नवाज शरीफ साहब, व्हाट फार्मूला डज मियां नवाज शरीफ हैज? आई डोंट थिंक ही हैज एनी फार्मूला। अगर उनके पास फार्मूला होता तो 16 महीने की हुकूमत में उन्होंने क्यों नहीं दिया अपने भाई को? आई मीन, लोग तो जो बातें कह रहे थे हम तो वो कह नहीं सकते। वो तो उनका तो ख्याल था कि अपने भाई को आपने इतनी तबाही कर दी कि इसहाक डार साहब भी आके नहीं संभाल सकते। अपने भाई को लोगों की बातें सुनवाते रहे, वो अब मैं गालियां सुनवाते रहे कि लोगों की जो हालत थी, जो हालत है लोगों की, तो उनको क्यों नहीं बताया उन्होंने? कोई प्लान नहीं है। क्या प्लान है आप बताइए? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जनाब वो तो मईशत का पहिया जहां पे रुका दोबारा चलेगा। कैसे? इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं खुद, एक बिजनेस खानदान से उनका ताल्लुक है। एक तो उनके भाई क्या थे? सारा बिजनेस तो उनका भाई संभालते थे, उन्हीं को आपने वजीर आजम बनाया, नहीं चला सके। क्योंकि ये तो बिल्कुल सियासतदान कन्वर्ट हो गए थे ना 1985 में 100%। तो मैं वही कह रहा हूं, बता दीजिए मुझे उन्होंने क्या फार्मूला बताया? उन्होंने ये फार्मूला अपने भाई को क्यों नहीं दिया? अपनी हुकूमत को क्यों लोगों से बातें सुनवाते रहे? पीपल्स पार्टी ने क्या लूज किया 16 मंथ के अलायंस में? पीपल्स पार्टी ने फ्रैंकली कुछ इतना ज्यादा लूज नहीं किया। अगर हम इंतखाबी सियासत के हवाले से देखें, जो उनकी ख्वाहिश थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्पेस मिले, वो तो उन्हें नहीं मिली। पॉपुलैरिटी भी कोई ऐसा इतनी ज्यादा रह नहीं गई इन दो सूबों में। सिंध की हद तक वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको शायद मेंटेन रखें। Well, that's about it. Nothing beyond. Nothing beyond that. इलेक्शंस में यकीनन चीज़ें तो बड़ी सख्त मतलब होने जा रही हैं, लेकिन एक जो माहौल बना हुआ है, पंजाब विल बी द बैटल ग्राउंड टेक्निकली। 140 तो 142 IPP का फ्यूचर टेक ऑफ तो नहीं कर सकी, और जो लोग भी इस्तेकाम में गए हैं या जिन लोगों को कहा जा रहा है कि आप नज किया जा रहा है या प्रेशर डाला जा रहा है कि आप उधर जाएं, तो दिल से तो नहीं जाना चाह रहे। उन्हें पता है -15,000 से हम शुरू होंगे।
कितनी ये वैसे किसी ने, मतलब आई डोंट वांट टू नेम, उसने कहा कि जी मैं ठीक है, मैं ये पार्टी छोड़ देता हूँ, जो जिस तरह छुड़वाई जाती है, बट डोंट पुश मी कि मैं आईपीपी में ज्वाइन। हाँ, लोग नहीं जाना चाह रहे, आई मीन टेक ऑफ नहीं किया उन्होंने। आखिर एंड ऑफ द डे वोट तो लोगों ने देने हैं, लोगों के अंदर कोई उनकी मकबूलियत नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि आईपीपी टू द एक्सटेंट ऑफ साउथ पंजाब थोड़ा सा डेंट मार सकेगी, बस वो भी पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को और पीटीआई को कोई डेंट नहीं पड़ेगा। अब इलेक्टेबल्स जो उनके अंदर हैं कुछ है, आई डोंट थिंक, लेकिन आई डोंट सी देम कोई ज्यादा मेजर डेंट नहीं डाल सकेंगे, मेजर डेंट नहीं डाल सके। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की थी कि दो ऑप्शंस हैं कि आइदर यू विल बी लॉन्चिंग पार्टी बिफोर इलेक्शंस और आफ्टर इलेक्शंस, ये बात हो रही है। अब जोर किस पे है, वोट ज्यादा किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये माशाल्लाह यू आर यंग पीपल सारे ही, मतलब ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। उसमें ये आर्गुमेंट भी अपनी जगह मौजूद है कि जी के इलेक्शंस बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन आप इलेक्शन तो कंटेस्ट करेंगे ना, आइदर इंडिपेंडेंट और मैं तो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, एंड सो इज शाहिद खान अब्बासी एंड मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी, शाहिद साहब तो इलेक्शन कंटेस्ट करना भी नहीं चाहते, वो बरमला कह चुके हैं, वो कहते हैं कि इस सियासत में जिस तरीके से सियासत हो रही है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलना, नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। तो एक उनकी इसका इजहार भी वो कर चुके हैं। मिफ्ता साहब भी शायद ना कंटेस्ट करें, उनका भी ख्याल यही है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करूंगा। बाकी फिर देखते हैं जो आपस में गुफ्तगू होती है कहां तक वो पहुंचती है। नहीं तो शाहिद खान अब्बासी, मतलब थोड़ा जोर भी है उनके ऊपर, लोग भी कह रहे हैं, मैं अगले दिन सुन रहा था किसी पीएमएलएन के लीडर के, मैं घुटने पकड़ लूंगा मान जाएंगे। इट्स अप टू हिम, आई कांट स्पीक फॉर हिम। अच्छा, उसको वो खुद ही कह सकते हैं। नहीं तो बात यह है कि अगर वो कहते हैं कि इस सियासी निज़ाम में मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, या जो माहौल है, तो फिर बेहतर कौन करेगा? अगर वो, मतलब अगर अ वॉइस इज नॉट कमिंग टू द पार्लियामेंट, देन व्हाट गुड इज ही कंट्रीब्यूटिंग? अब पीएमएलएन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें वो कंफर्टेबल तो नहीं है। उन्होंने बरमला इस चीज का इजहार किया है कि जब ट्रांजिशन जो हो रहा है तो फिर जनरेशनल ट्रांजिशन जब हो रहा हो तो ग्रेसफुली एग्जिट ले लेना चाहिए। सही है, तो मतलब यही है, मतलब यही है कि टेकन द एग्जिट जी। इंडिपेंडेंटली आप जिस तरह लड़ रहे हैं वो क्यों नहीं लड़ते? और एक वॉइस तो बनती है ना, अभी तो पार्लियामेंट में हम एक वॉइस तो सुनेंगे। ये गुफ्तगू तो अभी हो रही है ना कि हमें क्या आगे लाएमल इख्तियार करना चाहिए। अगर इलेक्शंस जनवरी में होते हैं, लेट्स सपोज फरवरी में होते हैं, तो क्या उस वक्त तक चीजें तैयार कर पाएंगे, पार्टी तैयार कर पाएंगे? ये सारी चीजें गौरतलब तो है। सही, जन्नत का टिकट भी ऑफर हो गया। आज मैं सुन रहा था कि मतलब कुछ और नहीं तो कम से कम सवाब जरूर मिलेगा। उनकी अपनी पार्टी के कोई लीडर है, उससे पहले होंडा 125 और बिरयानी और खाने तो वही हैं ही हैं। कितना सक्सेसफुल देख रहे हैं 21 अक्टूबर का जलसा। इंटरेस्टिंगली ही इज कमिंग टू इस्लामाबाद, देन ही इज गोइंग टू, मतलब 12 करोड़ 70 लाख पाकिस्तान में टोटल वोटर है, ठीक है, उसमें से 5 करोड़ 70 लाख की उम्र 35 साल से कम है। सही। अब मुझे बताएं कि क्या अट्रैक्शन है उनके लिए जो जमातें हुकूमत में अभी रह चुकी हैं सारी। और फ्रैंकली आपको कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बयानिया उन नौजवानों के लिए, उस एक बड़े वोटर बेस के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। कोई अपील है इन जमातों की उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में? नहीं है, नहीं है। So you are not that hopeful जितनी तो वो मरियम बस नवाज। अपनी जो बस है एक थोड़ी सी नून के जो वोटर हैं, जो मतलब जो होंडा मिल रहा हो, खाने मिल रहे हो, जन्नत का टिकट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपके वक्त का। आज हमने आपका वक्त बहुत ज्यादा ले लिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।